Hello everybody, welcome to our channel Our Health and Wellness. So today we are going to discuss about crop production and management, class 8 chapter 1. क्रॉप्स की बात करें तो सबसे पहले आ जाते हैं आपके ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना फूड खुद सिंथेसाइज कर सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. On the other hand, man and other animals need ready-made organic food nutrients for their growth and development. जबकि man और बाकी animals को ready-made organic food nutrients चाहिए अपने growth और development के लिए. When the same kinds of plants are grown in the fields on a large scale to obtain food like cereals, pulses, vegetables and fruits, that is called a crop. जब एक ही तरह के प्लांट्स फील्ड्स में ग्रो करे जाते हैं बहुत बड़े स्केल पर ताकि हम फूड ऑब्टेन कर सकें जैसे सीरियल्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, दिस इज कॉल्ड अ क्रॉप. क्रॉप्स फील्ड्स में फार्मर्स ग्रो करते हैं. और सीरियल क्रॉप्स की बात करें तो आपका वीट आ जाता है, पैडी, मेज, मिलेट, बार्ले एक्सेट्रा. पल्सेस की बात करें तो इसके एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके ग्राम, पीस, बीन्स. ऑल सीड्स की बात करें तो एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर. वेजिटेबल्स हो जाते हैं आपके टोमेटो, कैबेज, स्पाइनच एक्सेट्रा. फ्रूट्स के एग्जांपल्स हो जाते हैं आपके बनाना, ग्रेप्स, मैंगो, ऑरेंज एंड एप्पल. अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ क्रॉप्स के बारे में. सीजन्स के बेसिस पे बात करें तो क्रॉप्स को हम कैटेगराइज करते हैं खारिफ क्रॉप्स के अंडर एंड राबी क्रॉप्स के अंडर. खारिफ क्रॉप्स वो होते हैं जो रेनी सीजन में ग्रो करे जाते हैं और उनकी जो सोइंग होती है वो स्टार्ट होती है आपकी जून जुलाई में जब आपका साउथ वेस्ट मानसून एक्टिव हो जाता है क्योंकि इन क्रॉप्स को काफ़ी पानी की ज़रूरत पड़ती है. नेक्स्ट आ जाता है आपका खारिफ क्रॉप्स की हार्वेस्टिंग. खारिफ क्रॉप्स को हम हार्वेस्ट करते हैं मानसून सीजन जब आपका एंड हो जाता है, दैट इज़ ड्यूरिंग सितंबर और अक्टूबर. इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके पैडी, मेज, मिलेट, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन. पैडी सिर्फ रेनी सीजन में ही ग्रो की जाती है क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है. अगर आप वीट को, जो कि एक राबी क्रॉप है जिसको आप खारिफ सीजन में ग्रो करेंगे तो वो सही से ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि वीट प्लांट्स को ज़्यादा पानी टॉलरेट नहीं कर पाते हैं रेनी सीजन का. अब आ जाते हैं आपके राबी क्रॉप्स. वो क्रॉप्स जो विंटर सीजन में ग्रो किए जाते हैं उनको हम राबी क्रॉप्स कहते हैं. और राबी क्रॉप्स का जो टाइम पीरियड है डेट इज़ फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. अक्टूबर से मार्च के बीच में होता है. राबी क्रॉप्स की बोया जाता है एट द बिगनिंग ऑफ विंटर और इनको हार्वेस्ट कर लिया जाता है बाय द एंड ऑफ मार्च और अप्रैल. इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके वीट, ग्राम, पीस, मस्टर्ड, लिनसीड एक्सेट्रा. अब एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर इज द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स और क्रॉप्स इन द फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड. इट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. नेक्स्ट आ जाता है आपका एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस. जो वेरियस टास्क होते हैं फार्मर्स परफॉर्म करते हैं ताकि एक अच्छी फसल ग्रो कर सके उसको हम एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस कहते हैं. द वेरियस टास्क परफॉर्म बाय अ फार्मर to produce a good crop are called agricultural practices. नेक्स्ट आ जाता है आपका प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. इनके कुछ स्टेप्स होते हैं. सबसे पहले आ जाता है आपका प्लोइंग. द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग. जो हम सॉइल को लूज करते हैं और नीचे की सॉइल को जो डीप होती है उसकी सॉइल को अपवर्ड्स ले आते हैं, इस प्रोसेस को हम प्लोइंग कहते हैं. प्लोइंग की जाती है फील्ड्स में प्लो के थ्रू. प्लो आपकी वुड की बनी होती है या आयरन की बनी होती है और इसके ऊपर एक आयरन टिप लगी होती है ताकि मिट्टी में आसानी से वो पेनिट्रेट कर सके, जो आपकी सॉइल है उसको टर्न कर सके, लूज कर सके. प्लोस को पुल किया जाता है बाय ट्रैक्टर और ए पेयर ऑफ बुलक्स. या तो ट्रैक्टर पुल करेगा उसको या जो बैल होते हैं वो पुल करेंगे. इसके क्या बेनिफिट्स होते हैं इसके बारे में जानेंगे. अगर आप प्लोइंग करेंगे तो आपकी जो सॉइल हो जाती है वो लूज हो जाती है और इससे जो प्लांट रूट्स होती हैं वो डीपली पेनिट्रेट कर जाती हैं मिट्टी में ताकि जो प्लांट्स हैं वो बहुत फर्मली ग्राउंड में खड़े रहें, वो लूज ना हो जाएं, गिर ना जाएं. लूज सॉइल से क्या होता है, जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो आसानी से ब्रीथ कर पाती हैं, गैसियस एक्सचेंज कर पाती हैं क्योंकि जो लूज सॉइल है उसमें बहुत ज़्यादा एयर होती है अपने स्पेसेस में. लूज सॉइल जो होती है आपका
वर्म्स की ग्रोथ में हेल्प करती है, माइक्रोब्स की ग्रोथ में हेल्प करती है, जो कि जैसे अर्थ वर्म्स होते हैं जो कि फ्रेंड्स होते हैं फार्मर्स के। इट ऑल्सो अप्रूव्स एंड बरीज वीड्स स्टैंडिंग इन द फील्ड, जो आपके वीड्स होते हैं जिसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, जो अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको अप्रूव कर देती है, जड़ से उखाड़ फेंकती है और या उनको डीपली बरी कर देती है, मतलब वो आपकी फसल में इंटरफेयर नहीं करते। इट ऑल्सो ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप, जो आपकी डीप सॉइल होती है, न्यूट्रिएंट रिच होती है, उसको टॉप पर ले आती है ताकि प्लांट्स आपके उन न्यूट्रिएंट्स को यूज़ कर सकें अपनी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आ जाता है आपका लेवलिंग। जो प्लॉट सॉइल होती है उसको प्रेस किया जाता है वुडन लेवलर से, ताकि जो आपकी टॉप सॉइल है उसे विंड ब्लो ना कर दे या जो वाटर है उसको ड्रेन ऑफ ना कर दे। तो लेवलिंग है, उसकी क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में हम जानेंगे। लेवलिंग से क्या होता है, जो आपकी सॉइल के इरोजन को प्रिवेंट करती है। लेवलिंग से आपका एडवांटेज ये रहता है कि आपका पानी जो है उसका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है ड्यूरिंग इरिगेशन। द लेवलिंग ऑफ प्लॉट फील्ड्स हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग द लॉस ऑफ मॉइस्चर। लेवलिंग से क्या होता है, आपका मॉइस्चर लॉस कम हो जाता है और लेवलिंग की जाती है थ्रू अ इंस्ट्रूमेंट नोन एज लेवलर। नेक्स्ट आ जाता है आपका मैन्योरिंग। एडिशन ऑफ मैन्योर्स टू सॉइल बिफोर प्लोइंग हेल्प्स इन द प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर्स विद द सॉइल। अगर आप प्लोइंग से पहले मैन्योर्स को ऐड कर देंगे सॉइल में तो मैन्योर्स बहुत अच्छे से सॉइल में मिक्स हो जाती हैं। इससे क्या होता है कि आपकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है सीड्स को सो करने से ही पहले, ताकि सीड्स को अच्छा न्यूट्रिशन मिल सके, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रॉपरली हो सके। अब नेक्स्ट जानेंगे हम सोइंग के बारे में। द प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग सीड्स इन द ग्राउंड सॉइल फॉर ग्रोइंग द क्रॉप प्लांट्स इज कॉल्ड सोइंग। जो हम सीड्स को स्कैटर करते हैं ग्राउंड सॉइल में क्रॉप प्लांट्स की ग्रोइंग के लिए, इस प्रोसेस को हम सोइंग कहते हैं। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी सीड्स आर सेलेक्टेड। अब सोइंग से पहले आप अच्छी क्वालिटी के सीड्स को सेलेक्ट करेंगे। दो मेथड्स होते हैं सोइंग के, एक तो आपका सोइंग बाय हैंड हो जाता है एंड नेक्स्ट आ जाता है सोइंग विद अ सीड ड्रिल, जो कि एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे सीड्स को सो किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जानेंगे सोइंग बाय हैंड। सोइंग बाय हैंड में क्या होता है कि आप हैंड्स में अपने सीड्स को लेंगे और उनको पूरी प्लॉट फील्ड में स्कैटर कर देंगे ग्रेजुअली। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस रहते हैं, ना तो जो सीड्स आपके फील्ड्स में होते हैं ना उनमें प्रॉपर स्पेसिंग होती है, ना एक पर्टिकुलर डेप्थ में सो होते हैं। तो इससे क्या होता है, आपके जो सरफेस पे, जो ऊपरी सरफेस पे सॉइल के सीड्स स्कैटर हो जाते हैं वो बर्ड्स खा जाती हैं। नेक्स्ट जानेंगे हम सोइंग विद द सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल के क्या एडवांटेजेस रहते हैं। सीड ड्रिल एक लंबी आयरन ट्यूब होती है जिसमें ऊपर एक फनल लगी होती है। सीड ड्रिल को प्लो के पीछे बांध दिया जाता है और फनल में सीड्स डाल दिए जाते हैं। जैसे जैसे प्लो फरोस करती जाती है सॉइल में, सीड ड्रिल से सीड्स रिलीज होते हैं और मिट्टी में सो हो जाते हैं। अब इस प्रोसेस के क्या एडवांटेजेस हैं। सीड्स आर सोन एट द करेक्ट डेप्थ एंड करेक्ट इंटरवल। एक तो प्रॉपर डेप्थ में सो होते हैं, एक उनके बीच में प्रॉपर स्पेसिंग होती है। सीड्स सॉइल से कवर हो जाते हैं जिससे क्या होता है बर्ड्स उसको पिकअप करके ईट नहीं कर सकती। उनकी सीड्स ड्रिल से जो सीड्स होते हैं वो रेगुलर रोज में होते हैं और आपका समय और मेहनत की बचत होती है। अब हमें सोइंग सीड्स में क्या प्रिकॉशंस रखने चाहिए। एक तो राइट डेप्थ में होना सो करना चाहिए, एक उनके बीच में राइट इंटरवल होना चाहिए या प्रॉपर स्पेसिंग होनी चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा ड्राई सॉइल में सीड्स को सो नहीं करना चाहिए और बहुत ज़्यादा वेट सॉइल में भी सीड्स को सो नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे मैन्योर्स के बारे में। जब हम क्रॉप्स को बार बार एक ही फील्ड में ग्रो करते रहते हैं तो क्रॉप्स जो हैं अपना न्यूट्रिशन फीड उस सॉइल से ले लेते हैं और एज अ रिज़ल्ट सॉइल हमारी मिनरल्स, एलिमेंट्स, ऑर्गेनिक मैटर और बाकी मटेरियल में डेफिशिएंट हो जाती है, सॉइल इनफर्टाइल हो जाती है आपका कुछ समय बाद। इनफर्टाइल हो जाती है और आपकी जो क्रॉप यील्ड है वो कम हो जाती है। द डेफिशिएंसी ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल इज मेड बाय एडिंग मैन्योर
टू द सॉइल। अब इस डेफिशिएंसी को आप कम कर सकते हैं मैन्योर्स को ऐड करके, सॉइल में मैन्योर्स को ऐड करके। मैन्योर क्या होता है? एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि ऑब्टेन किया जाता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल वेस्ट, ह्यूमन वेस्ट एंड प्लांट रेजिड्यूज बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिससे क्या होता है, सॉइल को इसेंशियल एलिमेंट्स मिलते हैं, ह्यूमस मिलती है और सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अब हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ मैन्योर्स के बारे में। मैन्योर से क्या होता है, जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होती है सॉइल की वो बढ़ जाती है। इससे क्या होता है, बार बार इरिगेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट मेक्स द सॉइल पोरस ड्यू टू विच द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी। सॉइल की पोरोसिटी बढ़ जाती है जिससे गैसियस एक्सचेंज ईजी हो जाता है, आसान हो जाता है। इट इंक्रीजेज द नंबर ऑफ यूजफुल माइक्रोब्स इन द सॉइल। जो फ्रेंडली बैक्टीरियाज होते हैं, फ्रेंडली वर्म्स होते हैं, वो इंक्रीज हो जाते हैं सॉइल में। सॉइल का टेक्सचर इंप्रूव हो जाता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा बल्की होते हैं मैन्योर्स, बहुत ज़्यादा वॉल्यूमिनस होते हैं, जिससे क्या होता है, उनको स्टोर करना आसान नहीं होता, उनका ट्रांसपोर्टेशन भी आसान नहीं होता। मैन्योर्स हमारे न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते हैं, एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट में रिच नहीं होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका फर्टिलाइजर्स। अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं? केमिकल फर्टिलाइजर इज सॉल्ट और एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। केमिकल फर्टिलाइजर एक सॉल्ट होता है या एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें नेसेसरी प्लांट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस या पोटेशियम, जिससे क्या होता है, सॉइल हमारी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है। एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटैश या NPK। अब हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स के एडवांटेजेस ये रहते हैं, एक तो बहुत जल्दी प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी रेस्टोर हो जाती है। फर्टिलाइजर्स बहुत आसानी से प्लांट्स एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फर्टिलाइजर्स का ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी होता है, स्टोर करना भी आसान होता है, हैंडल करना भी आसान होता है क्योंकि ये बैग्स में आते हैं। फर्टिलाइजर्स के यूज़ से फार्मर्स को अच्छी क्रॉप यील्ड ऑब्टेन करना आसान हो गया है, जैसे व्हीट की, मेज की या राइस की। अब हम जानेंगे हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ फर्टिलाइजर्स। अगर हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स को यूज़ करते हैं तो जो हमारा सॉइल का केमिकल कॉम्पोजिशन है वो चेंज हो जाता है और आपकी सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। उस समय तो बहुत अच्छे से इंक्रीज होगी, बट ग्रेजुअली आपकी सॉइल कम फर्टाइल हो जाती है क्योंकि आपको स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स ही सप्लाई हो रहे हैं, जो जनरल न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है वो करेक्ट नहीं हो पा रही है। एक्सेसिव यूज़ अगर आप करते हैं फर्टिलाइजर से, तो जो आपके नियर बाय पॉन्ड्स हैं, लेक्स हैं, रिवर्स हैं, उनमें वाटर पॉल्यूशन भी हो जाता है क्योंकि इन वाटर बॉडीज़ में इन्हीं स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है जो कि उसको पॉल्यूट कर देते हैं। नेक्स्ट जानेंगे हम एनिमल मैन्योर के बारे में। एनिमल मैन्योर से क्या होता है, प्लांट्स को सारे ही न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं और समय के साथ सॉइल का टेक्सचर, सॉइल का स्ट्रक्चर और सॉइल की फर्टिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर्स के साथ क्या है कि क्रॉप्स को सिर्फ 2 या 3 न्यूट्रिएंट्स ही मिल पाते हैं, जो आपकी सॉइल है उसकी इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाती है। मैन्योर के साथ कुछ केयर भी रखनी पड़ती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मैन्योर यूज़ करते हैं तो सॉइल में बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स बिल्डअप हो जाते हैं और आपके वाटर बेस जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं वो पॉल्यूट हो सकती हैं। फ्रेश मैन्योर अगर आप यूज़ करते हैं तो आपको जर्म्स बहुत आसानी से कैरी अप हो जाते हैं, जिससे इलनेस भी हो सकती है। नेक्स्ट आ जाता है आपका कॉम्पोस्ट। कॉम्पोस्ट जो है वो आपका एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है जो कि फूड स्क्रैप्स, क्रॉप वेस्ट, वीड्स और एनिमल मैन्योर से बना होता है। अगर आप कॉम्पोस्ट को सॉइल में ऐड करते हैं तो आपके क्रॉप न्यूट्रिएंट्स वापस अर्थ में आ जाते हैं। इट वुड टेक अ लॉट ऑफ वर्क टू मेक इनफ कॉम्पोस्ट फॉर ए लार्ज फील्ड। कॉम्पोस्ट बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है और बड़ी फील्ड के लिए और भी ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। इसीलिए कॉम्पोस्ट का यूज़ बहुत कॉमनली छोटे प्लॉट्स में या छोटी फील्ड्स में ही होता है। अब हम जानेंगे न्यूट्रिएंट्स को ऐड करने के तरीके। Materials can be added to change soil pH and to add nutrients to the soil. अब होता क्या है, अगर आप सॉइल में लाइमस्टोन, वुड ऐश या ग्राउंड एनिमल बोन्स या सी शेल्स यूज़ करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो सॉइल आपकी
कंपैरेटिवली लेस एसिडिक हो जाती है। जो ग्राउंड अप एनिमल बोन्स हैं उससे सॉइल में फॉस्फोरस ऐड हो जाता है। वुड ऐश अगर आप यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं, तो आपका पोटेशियम ऐड हो जाता है। अगर आप ड्राइड लीव्स या पाइन निडल्स सॉइल में ऐड करते हैं तो सॉइल ज़्यादा एसिडिक हो जाती है। अगर आप शुगर केन जो कि 1 साल तक कम से कम रॉट किया गया हो, और कॉफ़ी पल्प जो कि उसको पीस लिया गया हो, उसको ड्राई कर दिया गया हो, उससे एक जनरल डेफिशिएंसी कंप्लीट हो जाती है। उसमें डेफिशिएंसी आप उसे ओवरकम कर सकते हैं और जो आपका क्रॉप वेस्ट है वो एक फर्टिलाइज़र में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप सॉइल को इम्प्रूव करते हैं तो उससे वीडिंग भी कंट्रोल होती है। जितने भी मेथड्स सॉइल इम्प्रूवमेंट के होते हैं ऑर्गेनिक मैटर से, जैसे आपके ग्रीन मैन्योर से जो कि ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं सॉइल में, कॉम्पोस्ट है, इनसे वीडिंग भी कंट्रोल होती है। जब सॉइल हेल्दी होती है तो कुछ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वीड्स आपकी क्रॉप यील्ड को हार्म नहीं करता। वीड्स कैन ऑल्सो बी कंट्रोल्ड बाय प्लांटिंग क्रॉप्स क्लोज टुगेदर। अगर आप क्रॉप्स को क्लोजली प्लांट करते हो तो आप वीड्स को कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि वीड्स के लिए जगह ही नहीं बचती। या फिर आप एनिमल्स को अलाउ करो वीड्स को खाने के लिए, वो स्पेसिफिक वीड्स को खाएं, आपके क्रॉप को हार्म ना करें। क्रॉप्स दैट आर नेटिव टू द एरिया टेंड टू बी हार्म्ड लेस बाय द लोकल वीड्स। जो एक पर्टिकुलर एरिया के नेटिव क्रॉप्स होते हैं जो उसी एरिया में ग्रो करते हैं, वो लोकल वीड्स उनको हार्म नहीं कर पाते। अब हम जानेंगे मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स के बीच में क्या डिफरेंस होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैन्योर्स एक नेचुरल सब्सटेंस है जो कि आपके कैटल डिकम्पोजिशन या प्लांट रेजिड्यूज के डिकम्पोजिशन से बनता है, जबकि फर्टिलाइजर्स आपके मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। मैन्योर्स को फील्ड में प्रिपेयर किया जाता है, जबकि फर्टिलाइजर्स को फैक्ट्रीज में प्रिपेयर किया जाता है। मैन्योर्स सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड करते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स सॉइल को ह्यूमस प्रोवाइड नहीं करते हैं। मैन्योर्स आर लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, जबकि फर्टिलाइजर्स आर रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स। मैन्योर्स आपके कॉस्ट इफेक्टिव रहते हैं, जबकि फर्टिलाइजर्स कंपैरेटिवली कॉस्टली होते हैं। Manures are absorbed by the plants slowly as manures are not soluble in water. Manures पानी में soluble नहीं होते हैं, इसलिए plants इसको slowly absorb कर पाते हैं, जबकि fertilizers plants बहुत ही rapidly absorb कर लेते हैं क्योंकि ये पानी में soluble रहते हैं। Manures आपके organisms को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, आपकी soil quality को improve करते हैं, जबकि fertilizers आपके organisms को नुकसान पहुंचाते हैं और हेल्थ इश्यूज कर सकते हैं जो इंडिविजुअल्स उस क्रॉप को कंज्यूम करते हैं। मैन्योर्स रिमूव द जनरल डेफिशिएंसी ऑफ द सॉइल, जबकि फर्टिलाइजर्स आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक एंड दे प्रोवाइड स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल। मैन्योर्स रेस्टोर द वाटर रिटेंशन एबिलिटी ऑफ द सॉइल, जबकि फर्टिलाइजर्स डज नॉट हेल्प इन वाटर रिटेंशन एबिलिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर्स का ट्रांसपोर्टेशन आसान नहीं होता क्योंकि ये बल्कि होते हैं। फर्टिलाइजर्स आर नॉट बल्कि और इनको ट्रांसपोर्टेशन बहुत ही आसान होता है। मैन्योर्स आर नॉट ऑलवेज अवेलेबल एज इट इज फॉर्म्ड स्लोली बाय द डिकम्पोजिशन प्रोसेस, जबकि फर्टिलाइजर्स आर ऑलवेज अवेलेबल एंड इट कैन बी प्रोड्यूस्ड रैपिडली इन द इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट हम जानेंगे क्रॉप रोटेशन के बारे में। जो आपके पल्सेज हैं, पीस हैं, बीन्स हैं, ग्राउंडनट, ग्राम एक्सेट्रा, दीज आर द लेग्यूमिनस क्रॉप्स। अब इनके क्या एडवांटेजेस होते हैं? जो इनके रूट नोड्यूल्स होते हैं उसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम राइजोबियम भी कहते हैं। इसका एडवांटेज ये रहता है कि आपकी जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है उसको डायरेक्टली नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर देते हैं और जिससे हमारी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है, इम्प्रूव हो जाती है, आपकी क्रॉप यील्ड इंक्रीज हो जाती है। ये प्रैक्टिस जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आप ऑल्टरनेटली एक ही फील्ड में ग्रो करते हैं, उसको हम क्रॉप रोटेशन कहते हैं। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है, जो आपके सीरियल क्रॉप्स हैं जैसे वीट, मेज, पैडी, मिलेट, इनकी जब एक बार फसल हो जाती है तो उसके बाद आप लेग्यूमिनस क्रॉप्स की फसल उगाते हैं जैसे पीस, पल्सेस, बीन्स, ग्राउंडनट एक ही फील्ड में, जिससे आपका एक बार अगर आपकी न्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी होती है तो नेक्स्ट टाइम उसको रेस्टोर कर लें, सॉइल की फर्टिलिटी ख़राब नहीं हो, सॉइल में न्यूट्रिएंट्स
डेफिशिएंट ना हो। अब हम जानेंगे एडवांटेजेस ऑफ क्रॉप रोटेशन के बारे में। क्रॉप रोटेशन से क्या होता है, एक तो आपका सॉइल इरोजन कम हो जाता है, आपकी जो फर्टिलाइजर नीड्स हैं, आपकी इंसेक्टिसाइड नीड्स हैं, वो कम हो जाती हैं, जिससे कंपैरेटिवली कॉस्ट इफेक्टिव रहता है, आपकी फसल कॉस्ट इफेक्टिव रहती है, आपका खर्चा कम हो जाता है और आपको हेल्थ इश्यूज होने की भी टेंडेंसी कम हो जाती है। रिसाइकलिंग हो जाती है आपके न्यूट्रिएंट सॉइल में, आपकी क्रॉप यील्ड्स इंप्रूव होती है। प्रोवाइड्स बेटर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर ड्यूरिंग द क्रॉप सीजन बाय यूजिंग डिफरेंट क्रॉप प्लांटिंग एंड हार्वेस्टिंग पीरियड। आपका फाइनेंशियल लोड कम हो जाता है, आपकी न्यूट्रिएंट एंड पेस्टिसाइड कंटेमिनेशन कम हो जाती है, आपका वाटर पोल्यूशन कम हो जाता है, क्रॉप ग्रोथ इंप्रूव होती है, हेल्थ इंप्रूव होती है क्रॉप की, और जो आपका फाइनेंशियल रिस्क है वो भी कम हो जाता है जब आप मल्टीपल क्रॉप्स ग्रो करते हैं, क्योंकि अगर एक फसल किसी वजह से ख़राब हो जाती है तो आपके पास दूसरी फसल खड़ी है। नेक्स्ट जानेंगे हम इरिगेशन के बारे में। द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू ए क्रॉप प्लांट इन द फील्ड्स इज कॉल्ड इरिगेशन। जो आप क्रॉप प्लांट को फील्ड्स में पानी सप्लाई करते हैं, इसको हम इरिगेशन कहते हैं। इरिगेशन क्यों ज़रूरी है? अगर आप इरिगेशन प्लोइंग से पहले कर देते हैं तो आपकी सॉइल सॉफ्ट हो जाती है, जिससे प्लोइंग ऑफ फील्ड्स आसान हो जाती है। आपका जो मॉइस्चर है, जो जर्मिनेशन ऑफ सीड्स होता है, वो मॉइस्चर की प्रेजेंस में ही होता है। अगर मॉइस्चर ही प्रेजेंस नहीं होगा तो आपका सीड्स का जर्मिनेशन नहीं हो पाएगा, इसीलिए इरिगेशन भी ज़रूरी है। इरिगेशन इज नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट एलिमेंट्स बाय द प्लांट फ्रॉम द सॉइल। जो आपके न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनके एब्जॉर्प्शन के लिए भी वाटर की ज़रूरत होती है, इसलिए इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। इरिगेशन इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट द क्रॉप प्लांट फ्रॉम हॉट एयर करंट्स एज वेल एज फ्रॉस्ट। हॉट एयर करंट्स और फ्रॉस्ट से बचाने के लिए भी इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम जानेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग इरिगेशन। सबसे पहले आ जाता है आपका नेचर ऑफ क्रॉप। हर क्रॉप को स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ वाटर की ज़रूरत पड़ती है ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस ऑफ इट्स ग्रोथ एंड राइपनिंग। कुछ क्रॉप्स को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है, जबकि कुछ क्रॉप्स को कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे पैडी क्रॉप को लगातार इरिगेशन की ज़रूरत पड़ती है, जबकि वीट, ग्राम, कॉटन को इतने पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट आ जाता है आपका नेचर ऑफ द सॉइल। अगर आप सैंडी सॉइल में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो आपको जल्दी जल्दी इरिगेशन करना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी है वो कम होती है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। जबकि आपके जो क्लेई सॉइल में अगर आप क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो उसमें फ्रीक्वेंसी ऑफ इरिगेशन इतना नहीं करना पड़ता, जल्दी जल्दी इरिगेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी होती है। अगर आप समर सीजन में क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो आपको जल्दी जल्दी इरिगेशन करना पड़ेगा एज कम्पेयर टू विंटर सीजन। अब हम जानेंगे सोर्सेज ऑफ इरिगेशन के बारे में। हमारे जो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन रहते हैं वो हैं रिवर्स, कैनाल्स, वेल्स, ट्यूबवेल्स, डैम्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रेन एक्सेट्रा। आपके कुछ ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ इरिगेशन होते हैं, जैसे मोट, चेन पंप, ठेकली, राहत। ये चीपर होते हैं बट एफिशिएंसी इनमें कम होती है। पंप्स को कॉमनली यूज़ किया जाता है वाटर लिफ्टिंग के लिए। ये पंप्स इलेक्ट्रिसिटी, डीजल, बायोगैस या सोलर एनर्जी से रन किए जाते हैं। जब आप नैरो वेल से पंप का यूज़ करते हैं वाटर निकालने के लिए, इसको हम ट्यूब वेल कहते हैं। मॉडर्न मेथड्स में बात करें तो दो मेथड्स रहते हैं आपके, स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप सिस्टम। स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, मेन पाइपलाइन को फील्ड में ले कर दिया जाता है, जिसके ऊपर परपेंडिकुलर पाइप्स होते हैं, जिसमें रोटेटिंग नोजल्स होते हैं ऊपर की तरफ, जो मेन पाइपलाइन से ज्वाइन करते हैं रेगुलर इंटरवल्स। जब पानी ट्यूब वेल से अलाउ किया जाता है थ्रू द मेन पाइपलाइन अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ पंप, इट एस्केप्स फ्रॉम द रोटेटिंग नोजल्स। उन नोजल से पानी एस्केप करता है और पानी स्प्रिंकल होता है क्रॉप प्लांट्स पे, जैसे बारिश हो रही हो। तो इसके कुछ एडवांटेजेस रहते हैं कि जो अनइवन लैंड है वहाँ पर ज़्यादा यूजफुल रहता है, क्योंकि सफिशिएंट वाटर अवेलेबल नहीं रहता। सैंडी सॉइल के लिए एफिशिएंट रहता है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी रहते हैं, क्योंकि वाटर वेस्टेज बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है आपका ड्रिप सिस्टम, जिसमें नैरो पाइप्स होते हैं, जिसमें स्मॉल होल्स होते हैं, जो कि एक ड्रॉप बाय ड्रॉप आपके क्रॉप को इरिगेशन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन इसके साथ डिसएडवांटेज ये है कि आपका वाटर वेस्टेज
एडवांटेज ये है कि वाटर वेस्टेज नहीं होता। डिसएडवांटेज ये है कि आपका जो अगर अनइवन लैंड है तो वहाँ पर ड्रिप सिस्टम वर्क नहीं करता। नेक्स्ट आ जाता है आपका वीडिंग। जो अनवांटेड प्लांट्स जो कल्टिवेटेड क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं उनको हम वीड कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइल्ड ओट, ग्रास, एमरैंथस, चिनोपोडियम एक्सेट्रा। अगर आप वीड्स को रिमूव करते हैं एक क्रॉप फील्ड से, उस प्रोसेस को हम वीडिंग कहते हैं। वीडिंग ज़रूरी क्यों है? वीडिंग के साथ ये है जो आपके वीड्स हैं वो क्रॉप प्लांट्स के साथ आपके वाटर, सनलाइट, न्यूट्रिएंट्स, स्पेस के साथ कंपटीशन करते हैं और उससे आपकी प्लांट की ग्रोथ अफेक्ट होती है। कुछ वीड्स पॉइजनस होते हैं ह्यूमंस के लिए और एनिमल्स के लिए, और कुछ वीड्स आपकी हार्वेस्टिंग में इंटरफेयर करते हैं। क्या मेथड्स होते हैं वीड्स के रिमूवल के लिए? उनको या तो आप हैंड से पुल आउट कर सकते हैं, आप ट्रॉवेल से पुल आउट कर सकते हैं जो हम खुरपा भी कहते हैं, या आप वीडीसाइड्स का स्प्रे कर सकते हैं। ये कुछ केमिकल्स होते हैं जो कि पॉइजनस होते हैं, जो कि वीड्स को किल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हो जाते हैं आपके 2,4-D, MCPA, ब्यूटाक्लोर एक्सेट्रा। वीडीसाइड्स के साथ क्या है कि वीड्स को तो किल कर देंगे, जो आपका मेन क्रॉप है उसको नुकसान नहीं पहुंचाते। वीडीसाइड को आप वाटर के साथ मिक्स करते हैं, एक सॉल्यूशन बना लेते हैं, जो कि आपके स्टैंडिंग क्रॉप्स हैं उसमें स्प्रे किया जाता है विद अ स्प्रेयर वीड्स के ऊपर। वीडीसाइड्स आपके वीड्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं जो कि अनवांटेड प्लांट्स हैं, जबकि मेन क्रॉप्स को वो बचा लेते हैं। वीडीसाइड्स को स्प्रे करना चाहिए जब उनकी फ्लावरिंग और सीड फॉर्मेशन होने वाली हो, उससे पहले। वीडीसाइड्स पॉइजनस केमिकल्स होते हैं, इसीलिए स्प्रेइंग आपके उस इंडिविजुअल की हेल्थ को अफेक्ट कर सकती है जो कि वीडीसाइड का स्प्रे कर रहा है, जो उसकी हैंडलिंग कर रहा है। वीडीसाइड्स को स्टैंडिंग क्रॉप्स पे बहुत ही केयरफुली स्प्रे करना चाहिए। ड्यूरिंग द स्प्रेइंग ऑफ वीडीसाइड्स द पर्सन शुड कवर हिज नोज एंड माउथ केयरफुली। इंडिविजुअल्स को अपना नोज और माउथ को कवर कर लेना चाहिए विद अ मास्क, ताकि आप पॉइजनस वीडीसाइड का इनहेल ना कर पाएँ। कुछ प्रिकॉशंस होते हैं वीडीसाइड्स के हैंडलिंग में। एक तो फार्मर्स को क्वालिटी ऑफ वीडीसाइड्स परचेज करने से पहले कंफर्म कर लेनी चाहिए। जो क्वांटिटी आपको इंडिकेट की गई है उसी क्वांटिटी को आपको पानी में डिसॉल्व करना है, ताकि आप एक प्रॉपर कंसंट्रेशन ऑब्टेन कर पाएँ। उसको ईटेबल्स और एनिमल्स से दूर रखना चाहिए। एनिमल्स को, अगर आप वीडीसाइड्स को स्प्रे करते हैं तो उसके बाद एनिमल्स को अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो फील्ड्स में ग्रेस करें। वॉश कर लेना चाहिए, स्प्रेयर को क्लीन कर लेना चाहिए विद सोप एंड डिटर्जेंट पाउडर जब आप स्प्रेइंग कंप्लीट कर दें। वीडीसाइड को स्मेल नहीं करना है, टेस्ट नहीं करना है, टच नहीं करना है और बच्चों से दूर रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका हार्वेस्टिंग। एक क्रॉप को 3 to 4 मंथ्स लगते हैं मैच्योर होने के लिए। द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ ए मैच्योर्ड फूड क्रॉप इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। जो आप कटिंग करते हैं, गैदरिंग करते हैं मैच्योर्ड फूड क्रॉप को, उसको हम हार्वेस्टिंग कहते हैं। सबसे पहले आ जाता है आपका मैनुअल हार्वेस्टिंग। द क्रॉप्स लाइक व्हीट एंड राइस आर कट क्लोज टू द ग्राउंड बाय हैंड यूजिंग अ कटिंग टूल कॉल्ड सिकल। सिकल के थ्रू आप व्हीट और राइस को कट करते हैं, जिसको हम मैनुअल हार्वेस्टिंग कहते हैं। बड़ी बड़ी फील्ड्स में क्या होता है, व्हीट और पैडी क्रॉप्स को एक मोटराइज मशीन होती है जिसको हार्वेस्टर कहते हैं, इससे कट किया जाता है। द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट इज कॉल्ड थ्रेशिंग। अब जो आपका क्रॉप प्लांट हार्वेस्ट हो जाता है उससे ग्रेन्स निकालने वाली प्रोसेस को हम थ्रेशिंग कहते हैं। थ्रेशिंग इज डन टू टेक आउट द ग्रेन फ्रॉम इट्स आउटर कवरिंग कॉल्ड शेफ। जो ग्रेन के ऊपर कवरिंग होती है जिसको हम शेफ बोलते हैं, उसको सेपरेट करने के लिए हमें थ्रेशिंग करना पड़ता है। अपने चावल के ऊपर फ्रिक्वेंटली देखा है कि एक कवरिंग सी लगी होती है, आजकल तो काफ़ी साफ आता है, बट पहले कवरिंग सी लगी होती थी जिसको हम शेफ कहते हैं। इन द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ थ्रेशिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप इज स्प्रेड ऑन द ग्राउंड इन अ स्मॉल एरिया एंड वेरियस कैटल आर मेड टू वॉक ओवर इट अगेन एंड अगेन इन अ सर्कल। The cattle's feet crush the harvested crop plant due to which chaff breaks up and the grains come out. पुराने मेथड में क्या होता था, जो हार्वेस्टेड क्रॉप है उसको ग्राउंड में स्प्रेड कर देते थे और जो जितने कैटल्स होते हैं आपके, जितने भी ये काऊ, बफेलो, गोट होते हैं, इनको ऊपर चलवाया जाता था बार बार एक सर्कुलर फॉर्म में, जिससे क्या होता था, ये जब बार बार चलते थे इनके फीट
हार्वेस्टेड क्रॉप प्लांट को क्रश कर देते थे, जिससे शेफ अलग हो जाता था और ग्रेन बाहर आ जाता था। ये तो आपका ट्रेडिशनल मेथड ऑफ थ्रेशिंग हो गया। नेक्स्ट होता है आपका मोटराइज मशीन थ्रेशर, जिसको हम थ्रेशिंग के लिए यूज करते हैं। एक प्रोसेस होता है विनोइंग, जिसमें आप ग्रेन को शेफ से रिमूव करते हैं बाय विद द हेल्प ऑफ विंड, जिसको हम विनोइंग कहते हैं। जब आप एक हाइट से शेफ और हे को फॉल करते हैं तो ग्रेन्स भारी होते हैं, इसलिए वो सीधे ग्राउंड में गिर जाते हैं, और शेफ और हे हल्के होते हैं, इसलिए वो हवा में उड़ जाते हैं। इस प्रोसेस को हम विनोइंग कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन्स। जो फूड ग्रेन्स आप हार्वेस्टिंग के बाद ऑब्टेन करते हैं उसको ड्राई करते हैं सनशाइन में स्टोर करने से पहले, ताकि उनका मॉइस्चर कंटेंट कम कर दिया जा सके। ये इसलिए किया जाता है ताकि वो जल्दी खराब ना हो। अगर इनका फूड ग्रेन्स में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होगा तो फंगस की ग्रोथ आसानी से हो जाती है, मोल्ड्स की ग्रोथ आसानी से हो जाती है, जिससे वो डैमेज हो जाते हैं। ग्रेन्स की जर्मिनेशन कैपेसिटी कम हो जाती है अगर फंगस और मोल्ड्स उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। फार्मर्स जो हैं ड्राइड फूड ग्रेन्स को स्टोर करते हैं मेटल बिन्स में, मेटल ड्रम्स में या जूट बैग्स में। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। घरों में भी नीम की सूखी पत्तियों का यूज किया जाता है ताकि ग्रेन्स को इंसेक्ट से प्रोटेक्ट कर सकें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट कर सकें। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि फार्मर्स को ग्रेन्स प्रोवाइड करती है ऑन ए लार्ज स्केल, और फार्मर्स से ग्रेन्स बाय करती है ऑन ए लार्ज स्केल और उनको बड़े बड़े गोडाउन्स में स्टोर करती है। क्या तरीके होते हैं फूड ग्रेन्स को लार्ज स्केल में स्टोर करने के? तो दो तरीके होते हैं, या तो गनी बैग्स में आप स्टोर करते हैं या ग्रेन साइलोज में स्टोर करते हैं। एक होता है पेस्टिसाइड सॉल्यूशन। जो आपके स्टैक्ड गनी बैग्स होते हैं उनमें पेस्टिसाइड सॉल्यूशन का स्प्रे किया जाता है समय पर, ताकि पेस्ट इन्फेक्शन ना हो, पेस्ट उसको खा ना जाए स्टोरेज के टाइम पर। नेक्स्ट आ जाता है आपका हाउ टू प्रोटेक्ट द क्रॉप्स फ्रॉम रोडेंट्स। रोडेंट्स वो होते हैं जैसे चूहों से आप क्रॉप्स को कैसे प्रोटेक्ट करें। रोडेंट्स खुले स्पेसेस से दूर भागते हैं, तो इसलिए अगर आप वीड्स को क्लियर कर देंगे या एक्स्ट्रा प्लांट्स को हटा देंगे तो आप क्रॉप्स को रोडेंट्स से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। रोडेंट्स फूड वेस्ट और से अट्रैक्ट होते हैं, डार्क एरिया में जाना पसंद करते हैं जहाँ पर वो आसानी से रह सकें। तो इन फूड वेस्ट का कलेक्शन हमें अवॉइड करना चाहिए, डार्क एरिया नहीं होना चाहिए, ताकि रोडेंट से हम प्रोटेक्ट कर सकें। छोटे छोटे होल्स से स्क्वीज कर आ जाते हैं रोडेंट, चूहे बहुत छोटे छोटे होल्स बना लेते हैं, बिल बना लेते हैं। तो स्टोरेज कंटेनर्स को हमें सील्ड करके रखना चाहिए और जितने होल्स हैं उन्हें रिपेयर कर देना चाहिए। रोडेंट्स आपके क्लाइंब भी कर सकते हैं, तो अगर कोई स्टोरेज कंटेनर को कोई चीज़ टच कर रही है तो उसे हटा देना चाहिए, या एक हाइट पर हमें स्टोरेज कंटेनर को रखना चाहिए। रोडेंट्स डॉग्स और कैट्स से डरते हैं, इसलिए हम डॉग्स या कैट्स को भी रख सकते हैं। रोडेंट्स कूद भी सकते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा ऊपर की तरफ हाइट में हमें स्टोर करना चाहिए। So that's all for today. Thank you so much.